हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि चांसेस कि हमें ये आईपीओ मिल जाए। अब शुरू करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। जैसा कि इसका नाम बता रहा है आपको, ये बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है, एक ट्रस्टवर्दी ग्रुप है। पहले ही आपको एक ब्रांड नेम तो इसमें दिखाई दे ही रहा है। कंपनी है क्या? कंपनी इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब ये आपसे डिपॉजिट नहीं लेती है, तो इसके पास पैसा कैसे आता है, क्वेश्चन ये उठता है। ये अपने डिबेंचर्स इशू करते हैं, ये अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं, उससे इनको जो पैसा आता है उसको ये लेंड करते हैं आगे, और करते हैं होम लोन्स के थ्रू। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है हाउसिंग फाइनेंस, तो ऑब्वियसली होम लोन देती है कंपनी। और उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपको रिनोवेट कराना है, बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को इनके पास रख के आप इनसे लोन ले सकते हो। फिर लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, आपके पास कोई एश्योर्ड रेंट आ रहा है एवरी मंथ, आप उसके ऊपर इनसे लोन ले सकते हो। देन डेवलपर फाइनेंसिंग। डेवलपर फाइनेंसिंग का मतलब है बहुत बड़े बड़े फिल्डर्स बिल्डर्स जिनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, वो भी इस कंपनी से लोन लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम बात करें, आरबीआई ने इसको कैटेगराइज करा है अपर लेयर एनबीएफसी। अपर लेयर एनबीएफसी का मतलब है ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसका ये मतलब है। और इट्स टू बिग टू फेल, आप इसको ये कह सकते हैं कि मतलब इसका फेल होना पूरे सिस्टम के लिए खतरनाक है। तो ऑब्वियसली बहुत हाई नॉर्म्स इसके ऊपर हैं, तो इसलिए आपको बहुत बड़ी इसमें प्रोटेक्शन भी मिलती है आपके पैसे को, कि आपकी कंपनी एक ट्रस्टवर्दी ग्रुप से है, अपर लेयर एनबीएफसी की कैटेगरी में है, और जो धंधे में है उस धंधे में आगे जाके ग्रोथ भी है। अब ग्रोथ कितनी है, अगर मैं इंडस्ट्री एनालिसिस पे आ जाऊं, तो आगे 3 साल का क्रिसिल की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 15 से 17% का ग्रोथ सीएजीआर टर्म्स में ही आगे करेगी आने वाले 3 सालों में। तो ग्रोथ में भी अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, तो ब्रांड नेम में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अभी तक परफेक्ट है। अब मैं आ जाऊं प्रोडक्ट बाइफरकेशन में। प्रोडक्ट बाइफरकेशन में मैं अगर देखूं, तो होम लोन्स 57% इसका हिस्सा है इस कंपनी का, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 10.5%, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग 19.3%, डेवलपर फाइनेंस 10.5% और अदर लोन्स 1.9%। अब अभी तक तो सब परफेक्ट लग रहा है हमें। अब इसके फाइनेंशियल्स पे एक बार देख लेते हैं कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, तो FY22 से 23 में जब मैं आता हूं, तो नेट इंटरेस्ट इनकम मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया। और 23 से और 24 की तरफ जा रहा हूं, तब भी बढ़ रही है, तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं ग्रोथ का भी रेट देखूं तो मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो अभी तक तो सब सही है। अगर मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तरफ देखूं, 4% से 4.5 हो रहे हैं FY22 से 23, देन 4.5 से 4.1 हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि इस चीज में ये इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन लास्ट ईयर कम हुए, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर हम स्प्रेड परसेंटेज में देखें, अगेन वो 3% से 2.6% हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो अगेन दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। बट अगर आप इन टर्म्स को नहीं पता कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर रखा है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको कर सकते हैं, वो आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब उसके बाद मैं बात करूँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। FY22 में 3766 करोड़, FY23 में 5664 करोड़, देन 7617 करोड़। तो अच्छी ग्रोथ है रेवेन्यू में। अगर मैं बात करूं तो बढ़िया दर से कंपनी आगे बढ़ रही है। और मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आ जाऊं, तो 18.84% से बढ़कर हुए थे 22.20%, देन 22.2 से बढ़ के हुए 22.73%। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं एवरी ईयर, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। और अगर मैं अब इसके पीयर कंपैरिजन में आ जाऊं, पीयर कंपैरिजन हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना चाहिए और इनके पास कितना है। 15% का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, और इस कंपनी के पास है 21.28%, तो मतलब सब बढ़िया है। 85% का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होना चाहिए, और इनके पास है 192.31। प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया रेशियो ये होना चाहिए 60%, और इनके पास है 61.43%। तो अभी तक सब ठीक है। बट क्या ये वैल्यूएशन वाइज सस्ती है? आंसर इज नो। क्योंकि क्योंकि अगर इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी आप देखेंगे, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,
आज वो 1.6 टाइम्स बुक पे मिल रही है। अगर आप इसका इशू देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, वो 3.2 बिक्स पे तो ऑलरेडी आ रहा है, और अगर लिस्टिंग अच्छी हो गई तो उसके बाद और एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये इशू प्रीमियम डिजर्व भी करता है। सबसे बड़ा उसका रीजन है बजाज ग्रुप का होना इसके पीछे, और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे इसके प्रमोटर का होना। सबसे बड़ा रीजन ये है, और मुझे लगता है ये प्रीमियम जो वैल्यूएशन इसको मिल रही है इसके ब्रांड को लेके और इसकी ट्रस्ट वर्दीनेस को लेके इसको मिल रही है। और मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया ग्रुप से ये आईपीओ है। हाँ, थोड़ा महंगा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इन कंपनीज से, क्योंकि ये काफ़ी 1.6 और 1.8 इस तरीके के प्राइस टू बुक पे आपको मिल जाती हैं। बट जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ है वो 3.2 प्राइस टू बुक पे आ रहा है। अब हम आ जाते हैं इशू के डिटेल्स पे। टोटल इशू है 65-60 करोड़ का, यानी कि बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है। चांसेस भी अच्छे हैं मिलने के। फ्रेश इशू 3560 करोड़ का, और कितना ऑफर फॉर सेल है 3000 करोड़ का, यानी कि 3000 करोड़ के शेयर्स इसके प्रमोटर ऑफलोड कर रहे हैं। अब इसका एक आपको एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलता है, अगर आप बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर रहे हो 29 अगस्त तक, यानी कि 30 अगस्त से पहले पहले, तो आपको एक एडिशनल कैटेगरी दी जाएगी शेयर होल्डर्स कोटा, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें मुझे लगता है चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इवन सबसे ज़्यादा अगर मैं चांसेस कहूँ ना अलॉटमेंट के, तो मुझे इसी कैटेगरी में नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपने के पास ये शेयर्स थे 29 अगस्त तक, 29 अगस्त ने को आपने लिया है, मतलब उस डेट तक आपने लिया हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी से भी अप्लाई करें और रिटेल कैटेगरी से भी अप्लाई करें। तो इस केस में मेरा फंड कितना ब्लॉक होगा, 15,000 मेरा लगभग, जो मैं रिटेल से अप्लाई करूंगा वो, और शेयर होल्डर से अलग करूंगा। तो मैं अब टोटल 2 एप्लीकेशन लगाऊंगा, तो मेरा अराउंड 30,000 रुपए ब्लॉक होगा। अगर अब मैं बात करूं इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है कि कंपनी ये चाहती है कि फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, इसके लिए इशू ला रही है। और अपने ब्रांड की एनहेंसमेंट के लिए, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है बजाज ग्रुप, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी कंपनी इसको अपने एक पर्पस में ला रही है, तो हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए उसमें। और मैं बात करूं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, ग्रे मार्केट में इस कंपनी की अभी तक बहुत बढ़िया डिमांड है, लगभग 80% का ग्रे मार्केट दिख रहा है। पर मुझे लगता है जब लिस्टिंग हो जाएगी तो ये बहुत सस्ता रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ये इशू आ रहा है। फ्रेश इशू 3560 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 3000 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 है। ये भी एक बेहतरीन चीज होती है, क्योंकि फ्यूचर में स्प्लिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन 65 से 70 रुपए का इशू है। ऑब्वियसली 70 रुपीज पे ही आपको मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद देखें रिटेल पोर्शन 35% का है, क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%। अगर हम ऑल एंड ऑल इसको डिसाइड करें क्या हम इस पे अप्लाई करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है हाँ भाई करना चाहिए, लेकिन जो भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही लीजिएगा। बट मेरे ओपिनियन में बहुत बढ़िया कंपनी है, फाइनेंशियली भी साउंड है, बजाज ग्रुप का नाम है। तो मुझे लगता है आपको इस इशू में पक्के से पक्का पैसा लगाना चाहिए, बड़े लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस।